जो आपने बचपन में जो भी रिप्रेस कर दिया है, सेक्सुअल अर्जेस या आपके जो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल चीजें हैं उनको आपने रिप्रेस कर दिया है, एंड सम एनी कॉज, मतलब कोई आपका बचपन में जो सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, फिजिकल अब्यूज हुआ है, बुली किया गया है, ये जो दबाया गया है, डिक्टेटरशिप हुआ है आपके साथ, तो उसका लेना देना है आपकी एडल्टहुड में जो एबनॉर्मल बिहेवियर होती हैं, तो जो दिक्कतें आती हैं हमारे जो एडल्टहुड में, उसका कारण वो है। तो साइकोएनालिटिक साइकोडायनेमिक जो पर्सपेक्टिव ये बोलता है, तो उसमें मेन जो है सिगमंड फ्रायड है, अनकॉन्शियस पे फोकस करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस करते हैं। और इसके और आगे अगर न्यू फ्राइडियन की बात करें, न्यू फ्राइडियन मतलब कि इनके और आगे के क्रम में जो साइकोलॉजिस्ट आए हैं सिगमंड फ्राइड के बाद, उनको न्यू फ्राइडियन बोलते हैं, जो साइकोडायनामिक के कटघरे में आते हैं, जैसे कैरन हॉर्नाय, कार्ल रॉजर्स नहीं सॉरी, सिगमंड फ्राइड और एरिक एरिक्सन, तो ये लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइको एनालिसिस की बात करेंगे अभी। साइको एनालिसिस एक प्रकार का थेरेपेटिक टेक्निक है। पहले आपको काफी लोग अब यहाँ पे कौशिकी आपके लिए बता देता हूँ, जो सिगमंड फ्राइड थे ना 19th सेंचुरी में, तो उस वक्त का जमाना जो था ना बहुत ओपन नहीं था उतना, तो वहाँ पे बहुत चीजों को ना रिग्रेस किया जाता था, ओपनली एक्सप्रेस करना इतना अलाउ नहीं था। तो वो जो महिलाएं थी खासकर, जिनको उतना एक्सप्रेशन का मौका नहीं मिलता था, तो बहुत सारी चीजें वो मन में दबा के रखती थी, तो उससे वहाँ पे हिस्टीरिया के केसेस देखने को मिलते थे। इसको आज उसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो वो सारी दिक्कतें आती थी, और उसको देखते हुए उन्होंने ना बहुत सारे केसेस, 20,000 लोगों मरीज को उन्होंने देखा हुआ था, और उसके बेसिस पे उन्होंने साइको एनालिसिस का एक थेरेपेटिक टेक्निक वो लेकर आए, जिसको बोलते हैं ये आवाज आ रहा है, ओके। तो ये बोलते थे कि आप ड्रीम एनालिसिस करो उस व्यक्ति का, जो उसका लाइफस्टाइल है, उसके उसका ऑब्जर्वेशन करो। वो जो कुछ शब्द है वो फ्राइडियन स्लिप बोलते हैं उसको, वो गलती से कुछ बोल जाता है, पहले बोलता है फिर सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ मैं और बोल रहा था, तो इस चीजों पे ना नुआंसेस पे जो सूक्ष्मता है उस पर ध्यान दो। अभी ये पढ़ने वाले हैं। वेट ए मिनट, ठीक है। चलिए पीडीएफ में जाते हैं। स्क्रीन सभी को दिख रही है क्या? कौशिकी, क्या हुआ था, आप क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रही थी? आप बताना चाहेंगे आप? एक्चुअली मैं बाहर गई हुई थी, मेरी सिस्टर के यहाँ, तो मैं इसलिए वहां से अटेंड नहीं कर पाई। ओके, नो इशूज। रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो कमल से बोल के, अभिषेक से बोल के वो प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। मैंने आपके लिए बता दिया कॉन्टेक्स्ट ताकि क्लियर हाँ, रहे। अगर रिकॉर्ड। ठीक है, ये बताना ओ, जरूरी था क्योंकि समझने में दिक्कत होता, हिरेन जी को भी दिक्कत होता, तो इतना जरूरी था बोलना। खैर अभी शुरू करते हैं। स्क्रीन तो दिख रहा है ना आप सभी को? ठीक है, तो अभी हम ये पीडीएफ ओपन करते हैं यहीं पे। हम्म, ये 3 पेजेस के हैं और बिल्कुल ब्रॉड में ये हिंदी में है, हिंदी पीडीएफ है इसका। सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? आर यू एबल टू रीड? हिरेन जी आप इसको देख सकते हैं अच्छे से? दिख रहा है? अभी तक व्हाट्सएप दिख रहा है, पीडीएफ नहीं बना। पीडीएफ नहीं दिख रहा है? ओ, वेट अ मिनट, अभी व्हाट्सएप ही दिख रहा है ना? हाँ, वेट अ मिनट, अब बताइए। अभी अभी दिख रहा है क्या? नहीं अभी भी व्हाट्सएप ही है। ओके, अच्छा, आपको आप ना ग्रुप में जाइए और पीडीएफ ओपन करिए जो 3 पेजेस का है। सभी लोग जाइए वो ग्रुप में, और ये पीडीएफ भेजा हुआ है, ये जो पीडीएफ है ना इसे ओपन कर लीजिए प्लीज, ठीक है। हिंदी वाला ना?
नहीं, ये 3 पेजेस का जो है 336 केबी का है, साइको एनालिटिक थेरेपी पीडीएफ। शिवम जी, कौशिकी, साक्षी, ये आपको दिख रहा है ना? मुझे लगता है ना पीडीएफ का अलग है, तो ये नहीं दिखने वाला। आप अभी आज के क्लास के लिए क्या कर सकते हैं कि अपना वो पीडीएफ ओपन करिए और मैं बोलता रहूंगा, आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है? सभी पीडीएफ ओपन कर लीजिए प्लीज। पीडीएफ ओपन कर लिया सभी ने? हाँ। ओके, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो साइकोडायनेमिक थेरेपी दिखेगी। साइकोडायनेमिक थेरेपी अटेम्प्ट टू द अनकवर रिप्रेस्ड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे आप 13.1 के बगल में सभी देख पा रहे हैं क्या? इनसाइड थेरेपीज के नीचे शिवम जी देख पा रहे हैं क्या? देख तो पा रहा हूँ, बट मुझे पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूँ, वेट ए मिनट। ओके, मैं सभी को भेज देता हूँ। वेट, वो मुझे वैसे भेजना पड़ेगा, सॉरी। No, wait. थैंक यू मिस्टर कमल। ओके, कमल ने भेज दिया क्या? मिल गया। ओके, ठीक है, फिर ठीक है, सभी को मिल गया ना पीडीएफ? कमल, हाँ सॉरी, प्लीज आप प्रोवाइड करा दो सभी को कमल, सो दैट सभी के पास हो, साक्षी के पास भी हो, जितने लोग ज्वाइन है। सभी को मिल गया ना पीडीएफ? साक्षी, पीडीएफ आपको मिला क्या? साक्षी, बस निकाल लीजिए। ओके, कौशिकी आपके पास है पीडीएफ ना? हिरेन जी? यस। ओके, अभी स्क्रीन तो नहीं दिख रहा होगा ना? नहीं, व्हाट्सएप ही दिख रहा है। नहीं, ओके, ठीक है, आज हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। वॉइस मुझे लगता है ठीक है, इससे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, एक टॉपिक है साइकोडायनेमिक थेरेपी। साइकोडायनेमिक मैंने स्क्रीन शेयर किया है। ओके, वेट ए मिनट। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। लेट मी सी। हाँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? हाँ, नीचे आइए वहाँ पे, हाँ, और नीचे साइकोडायनेमिक थेरेपीज। ओके, ठीक है, यहाँ से सही है। तो साइकोडायनेमिक थेरेपीज के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा जूम इन करेंगे क्या प्लीज शिवम, सो दैट बगल की चीजें नहीं, जूम आउट थोड़ा सा, और सभी चीजें, हाँ ठीक है, थैंक यू, बस इतना ही, परफेक्ट। कौशिकी आप रीड करिए साइकोडायनेमिक थेरेपीज का, ये साइकोडायनेमिक से लेके तो 13 तक हम रीडिंग। कौशिकी प्लीज रीड इट। ओके, दिन Okay, psychodynamic therapy attempt to uncover depressive childhood experience. यहाँ से are you able to see? साइकोडायनेमिक थेरेपी से भी सुना ना? ये टॉपिक है। Psychodynamic therapies. I'm able to hear. Yeah, you are audible. Yeah. Continue, please continue. Psychodynamic therapies attempt to uncover repressed childhood experiences that are thought to explain a client's current difficulties. The techniques associated with the first such therapy, Freud's psychoanalysis, are still used by some psychodynamic therapists today. Josephson Weinberger, 2013. One such technique is free association, in which the client is asked to reveal their
whatever thoughts, feelings, or images come to mind, no matter how trivial, embarrassing, or terrible they might seem. The analyst then pieces together the free flowing associations, explains their meanings, and helps client gain insight into the thoughts and behaviors that are troubling them. Some individuals may avoid revealing certain painful or embarrassing thoughts while engaging in free association, a phenomena Freud called resistance. Resistance may take the form of halting speech during free association, forgetting appointments with the analyst, or arriving late. Dream analysis. ओके, Dream बस analysis is another technique used by psychoanalysts. पॉज इट, पॉज प्लीज। ठीक है, इतना काफी था, एक एक करके समझेंगे। साइकोडायनेमिक थेरेपी जो है ना, ये आपके जो रिप्रेस चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है, जो बचपन में आपने अपने बातों को दबा दिया था, अपने वो उसको अनकवर करता है, उसको रिवील करता है साइकोडायनेमिक थेरेपी। साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट क्या होता है, इसमें एक साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ट्रेनर होते हैं, बहुत वो प्रोफेशनल होते हैं। वो क्या करते हैं, आपके जो रिप्रेस्ड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको ना आपके कॉन्शियस माइंड तक लेके आते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस तक लेकर आते हैं कि आप पूरी तरह उसके प्रति कॉन्शियस हो जाओ, और उसी के अकॉर्डिंग क्या क्या डिफिकल्टी आप इसके चलते फेस कर रहे हो उसको बताते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। और उससे हम, जब वो हमारे जहन में अनकॉन्शियस माइंड में बहुत भीतर बैठा होता है, हम उसके प्रति अवेयर भी नहीं होते, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड हम सभी को पता है, हमने पढ़ा था कि हम उसके प्रति पूरी तरह अवेयर नहीं होते, बहुत कम अवेयर होते हैं हम उसके प्रति, ना के बराबर अवेयर होते हैं। या हम बोल सकते हैं कई सारे मामलों में हम कि अवेयर ही नहीं होते उसके बारे में अवेयर ही नहीं होते, और वो हमारे पूरे बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, उसी के बेसिस हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो वो अनकॉन्शियस माइंड की चीजें जो आपने रिप्रेस करा था, जो अनएक्सेप्टेबल थी जो सोसाइटी में, उसको कॉन्शियस माइंड के लेवल पे लेके आते हैं, सो दैट आप उसके प्रति अवेयर हो जाओ और एक्सेप्टेंस आ जाए आपके अंदर, तो चीजें सुधार में आती हैं और आपकी पर्सनालिटी जो है अच्छा होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से आपके अंदर ट्रॉमा बिल्डअप हो गया था, एंग्जाइटी आने लगता था, फोबिया आने लगता था, मेंटल इलनेस तमाम तरीके के आने लगती थी, सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आने लगते थे, तो बाइपोलर डिप्रेशन आने लगता था, तो ये सब कम होने लगते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, वो आयुष, जी बताइए, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई? बताएंगे इस पे, जैसे आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई? केस एक एग्जांपल है, एक एना है, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी ही है, उसमें बताया गया है, और भी चीजें हैं, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है। एना का क्या था कि वो ड्रीम एनालिसिस करते हैं इसमें, और सपनों के थ्रू उसमें पता लगता है कि कैसे वो अपने पड़ोसियों को लेकर वो बहुत ज्यादा हेट करती हैं, एनवी करती हैं, शिकायतें करती रहती हैं। तो वो सिगमंड फ्राइड उस केस में, मतलब आप पढ़िएगा पूरा, आपको पता चलेगा कि कैसे एनवी जो होता है वो, क्योंकि हमारे हस्बैंड के प्रति अट्रैक्ट ना हो जाए, तो वो सिंबल्स के थ्रू, ड्रीम एनालिसिस के थ्रू वो चीजों को रिवील कर दिया उन्होंने, और इनसाइट बिल्डअप करा अपने पेशेंट में, और जिससे उनकी चीजें जो होती थी एंग्जाइटी और वो बिल्कुल बेहोश हो जाना, वो चीजें ठीक हुई। तो है पूरा इसका केस। काफी लोग मतलब होते हैं उनको ये पता नहीं होता, तो ड्रीम एनालिसिस करते हैं, फ्री एसोसिएशन करते हैं, जो भी आपके मन में विचार है उसको व्यक्त करो, जहाँ पे इंसान अटकेगा। अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ पूरा चीजें, वो सब आपको मैं बताऊंगा, तो उसमें मतलब बेसिक यही बता देता हूँ कि जहाँ पे इंसान अटकेगा तो वहीं से क्या करेंगे, अब इंसान को समझ जाएंगे कि ये इसको दिक्कत दे रहा है, इसको एंग्जाइटी दे रहा है, तो उसको और फोर्स करेंगे और इम्फेसाइज करेंगे। तो ऐसे हिप्नोटाइज करके हिप्नोसिस यूज करते थे पहले, अभी आज तो नहीं यूज होता उतना, लेकिन आज अलग टेक्निक्स यूज होती हैं। तो उसमें व्यक्ति क्या होता है, बहुत गहन चिंतन रेजिस्टेंस के साथ ही एक सेशन में भी हो सकता है, 10 सेशन में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, 15 साल भी लग जाते हैं किसी व्यक्ति को। तो वो इंसान बोल देता है, जब पूरी तरह एक्सप्रेस कर देता है और पूरी तरह अवेयर हो जाता है और उसके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, और कोपिंग मैकेनिज्म और नई चीजें बताते हैं कि आप इसके बदले ये कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस करानी पड़ती है, बोलना आसान है, समझना आसान है, सबको पता है बहुत सारी चीजें, लेकिन वो प्रैक्टिस करानी पड़ती है, तो उससे व्यक्ति वो ठीक हो जाता है। बहुत सारे लाइफ एग्जाम्पल हैं, मैं अभी पर्सनल नाम लेके तो रिवील नहीं कर सकता, मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में।
आई होप थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा कौशिकी। कौशिकी आई एम आस्किंग। ओके थैंक यू। तो देखिए यही है साइकोडायनेमिक थेरेपी यहाँ पे। इसमें हम रिप्रेस्ड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जो बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत ट्रॉमेटिक होते हैं, जो बहुत हमें एंग्जाइटी और सेम देते हैं, उसको ना हम अनकवर करने की कोशिश करते हैं साइकोडायनेमिक थेरेपी में। और वही सारी चीज़ें हमें करंट डिफिकल्टीज देती हैं, तो इससे हमें करंट डिफिकल्टी से निजात भी हमें मिलता है ये इस चीज़ों से अनकवर करने से। द टेक्निक्स एसोसिएटेड विद द फर्स्ट सच थेरेपी फ्राइड साइको एनालिसिस, इसी को हम साइको एनालिसिस करते हैं। सिंपली शब्द में समझे, सिंपल शब्दों में समझे, अनकॉन्शियस चीजों को लेकर कॉन्शियस लेवल पे लेके आना। ठीक है, अनकॉन्शियस में क्या क्या होता है मैंने बताया था पिछले क्लासेस में। हमारे हिडन सेक्सुअल डिजायर, हमारे जो समाज में जो ये अनएक्सेप्टेबल हैं, और कई सारी चीजें जिसके हम प्रति अवेयर नहीं होते हैं, वो हमारे जहन में आके बैठ के ही रहती हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो सारी चीजें बहुत डीप चीजें उसमें मतलब रहती हैं अनकॉन्शियस में, तो वो आपके बिहेवियर को इफेक्ट कर रही होती हैं। तो उसको आप कॉन्शियस में लेके आए तो चीजें ठीक होने लगती हैं। इसके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स भी है, वही बात करेंगे डीप में एनालिसिस करके। आज भी देखिए, पहले जो 1938, 1950s में, 1960s में ये बहुत ज्यादा यूज होता था साइकोडायनेमिक थेरेपीज। फ्री एसोसिएशन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था। फ्री एसोसिएशन का मतलब क्या है? फ्री एसोसिएशन का मतलब है कि जो भी आपके मन में विचार है आप उसको खुलकर व्यक्त करो, और जो सामने वाला व्यक्ति होगा आपको जज नहीं करेगा, आपको एक टाइटल में बांध के नहीं रखेगा, आपको डिफेम नहीं करेगा, गिल्ट नहीं देगा, है ना। ये शर्तें होंगी और कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, आत्मीयता होगा, और कहीं रिवील नहीं करेंगे। तो ये जो बेसिक ह्यूमन स्किल्स होते हैं वो उसके इंसान के अंदर रहेगा, ट्रेन थेरेपिस्ट। और बेसिक स्किल्स उसके अंदर होती हैं, इसको ट्रेन लेते हुए, पार्ट लेते हुए इंसान थेरेपिस्ट बोलेंगे, साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे, साइको एनालिस्ट बोलेंगे कि आपके पेशेंट को, कि जो भी आपके भीतर चल रहा है, बहुत घटिया से घटिया विचार और उच्चतम से उच्चतम विचार या बिल्कुल सिली आइडियाज, वो भी आप एक्सप्रेस करो। इसे बोलते हैं फ्री एसोसिएशन। तो फ्री एसोसिएशन सभी को समझ में आया? शिवम, साक्षी, कौशिकी, हिरेन जी। ओके ओके ठीक है, मुझे स्क्रीन देखना बंद हो गया। ओके अब सही है, अब सही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, यही है, फीलिंग्स, थॉट, इमेजेस जितने भी हैं सब उसको, कुछ भी है उसको एक्सप्रेस करो। अब इसको बोलते थे ना, फ्री फ्लोइंग एसोसिएशन होता था इसमें। अब बिहेवियर आर थॉट्स वाइट एंगेजिंग इंप्रेसिव इन फिनोमेना फेल्ट। तो अब देखिए, अभी देखिए, अभी स्टेज में चलता है इसमें। आगे क्या होता है, जब बोलने की प्रक्रिया शुरू होती है, मरीज को, मरीज नहीं बोलेंगे, सॉरी, मरीज नहीं बोलेंगे यहाँ पे, मेंटली रिटार्डेड पीपल बोलेंगे यहाँ पे। मरीज बोलना एक बहुत ब्रॉडर टर्म हो जाता है ना, तो एक स्टिग्मा सा बिल्कुल बन जाता है। तो साइकोलॉजी में मरीज नहीं यूज करते, मेंटली रिटार्डेड यूज करते हैं अभी वर्तमान समय में, और वर्ड बदलते रहते हैं। तो एक देखिए, सबसे पहले जो सेटअप होता है, साइको एनालिस्ट क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, पूरा डायग्नोसिस करेंगे। उसके बाद एक अंधेरा कमरा होगा। वो पहले ऐसा होता था, आज इसका ज्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका सच में आज भी रेलेवेंस है। तो एक देखिए, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या होगा, इसमें अंधेरा कमरा रहेगा। अंधेरे कमरे में मरीज, सॉरी, मेंटली रिटार्डेड पर्सन को लिटाया जाएगा, उन्हें बोला जाएगा कि रिलैक्स, और हिप्नोसिस किया जाएगा अगर जरूरत पड़े तो। और जो थेरेपिस्ट है वो उनके पीछे जाएंगे, मरीज के पीछे जाएंगे, सर की तरफ जाएंगे, सो दैट वो उन्हें देख ना पाए। डल लाइट किया जाएगा और बोला जाएगा जो भी आपके मन में विचार आ रहा है वो बोलो आप, उच्चतम से उच्चतम, निचले तल से निचले तल का विचार जो भी है, यहाँ तक कि सेक्सुअल डिजायर, इवन क्लोज रिलेशनशिप के सब कुछ बता दो। तो व्यक्ति बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। फिर एक ऐसा आता है, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस आता है, व्यक्ति बोलना चुप हो जाता है, या हिचकने लगता है, या बिल्कुल अजीब सा बिहेवियर करने लगता है, या उसको रेशनलाइजेशन करने लगता है, या उसको
कवर करने लगता है, कवर अप करने लगता है। तो वहाँ पे जो है थेरेपिस्ट जो है, ट्रेनी पीपल है, वो ध्यान देना शुरू करते हैं और वहाँ पे उसको हेल्प करते हैं और क्रेडिबिलिटी दिलाते हैं और ट्रस्ट दिलाते हैं और एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग दिलाते हैं और कंफर्टेबल फील कराते हैं कि कोई बात नहीं, एक्सप्रेस करो जो भी है। तो इसमें बहुत टफ टास्क होता है थेरेपिस्ट का यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस का फेज बहुत समय तक चल सकता है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के बाद आता है किसी व्यक्ति को, किसी मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल्स को बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यही है फ्री एसोसिएशन। वो फॉरगेटिंग, अक्सर क्या होता है ना, इंसान बोलते बोलते भूल जाता है चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फॉरगेटिंग रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के स्टेज एक जनरली क्या होता है कि एक दो सेशन में जनरली जो व्यक्ति है वो बोलते रहते हैं और तब ऐसा, ये देखिए, ये जनरली जो है ना 2 साल से लेके 15 साल तक ये पूरा प्रक्रिया चलता है और हफ्ते में 3-4 दिन थेरेपी जानी पड़ती है और बहुत महंगी है। ये है जो साइकोडायनामिक थेरेपी जो है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं ना, ड्रीम एनालिसिस करते हैं। अब ड्रीम एनालिसिस क्या होता है, साइको एनालिस्ट इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं ड्रीम एनालिसिस का। कि अब फ्राइड का मानना था ऐसा ना कि हमारा जो इमोशनल पार्ट है, जो रिप्रेस्ड है, वो बहुत सारी चीजें हमारे ड्रीम में दिखती हैं एज ए सिंबल फॉर्म में। सपने जो आप देखते हो, ड्रीम जो आप देखते हो सोते वक्त, जो आपको सपने आते हैं, वो ड्रीम क्या होता है, उसका कॉज क्या होता है। आप सभी से सवाल करता हूँ, आपको क्या लगता है शिवम जी, आपको क्या लगता है हिरेन जी कि क्या कारण हो सकता है सपनों का, क्यों आता होगा? शिवम बताइए प्लीज। मतलब अब जनरल परसेप्शन मैं पूछ रहा हूँ, सपने क्या होते होंगे, जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ, तो जल्दी से बताना चाहेंगे इसके बारे में। शिवम मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ, ये सपना आने का कारण क्या हो सकता है, ये सपना क्या है, व्हाट इज ड्रीम, हमें क्यों आते हैं सपने, क्या लगता है आपको? मुझे लग रहा है कि ये अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन का जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती है वो सपने के फॉर्म में आती है। मतलब ठीक है, इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच। साक्षी आपको क्या लगता है, हमें सपने क्यों आते हैं और क्या होता है वो सपना? साक्षी? जो हम हर दिन में सोचते रहते हैं या फिर जिस चीज के हम बहुत ज्यादा करीब होते हैं, तो फिर वो सपने के तौर पे आते रहता है। ठीक है, जो हम ज्यादा सोचते रहते हैं, जो हमारे जहन में ज्यादातर छाया रहता है, हम ज्यादा टाइम जिसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। हाँ, और कौशिकी आपको क्या लगता है कि सपना क्यों आता है और क्या है सपना, व्हाट इज ड्रीम, जो हम सोते वक्त देखते हैं? मेरा एम आई ऑडिबल? भी यही पर्सपेक्टिव है जो साक्षी ने बोला। यस यस, एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। मेरा भी यही पर्सपेक्टिव है जो साक्षी ने बोला, कि जैसे जो हम माइंड में जैसे दिन भर हमने कुछ तो ज्यादा सोचते हैं, वही सपने में आता है। जैसे कि अगर हमने रात में, और योर वॉइस इज ब्रेकिंग ज्यादा है एक्चुअली। कि वो हमारे ड्रीम में आ नेटवर्क रहे हैं, तो मतलब ऐसे होता है। फिर से बताएंगी वो लास्ट का 2 सेंटेंस? एक मिनट। मैं ये बोल रही थी कि ऐसे होता है कि जैसे हमने रात में कोई हॉरर मूवी देखी, तो वो हो सकता है कि हमारे पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कि वो हमारे ड्रीम में उसके कुछ हॉरर हॉरर थोड़ा हमारा ड्रीम ऐसा रहे। मतलब जो हमने देखी उसकी छवि बन जाती है, उससे प्रभावित होता है हमारा ड्रीम। फॉर एग्जांपल मूवीज एंड जो भी इंसिडेंट्स हो, जो भी हम सोचते रहते हैं, ठीक है। हिरेन जी आपको क्या लगता है, मतलब सपने क्या हैं और कैसे या आते हैं? जैसे हम अच्छा, जैसे हम रात में, कंटिन्यू 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 हाँ कौशिक। जैसे कि नहीं, हम रात में अगर हम कोई जैसे टेंशन किसी चीज की ले लेते हैं, तो हमारी नींद उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो मतलब कि ब्रेन में वही चलता रहता है, तो हो सकता है कि वो सपने में भी आ जाए।
एंग्जाइटी का भी वो कॉज हो सकता है, जो हम रियल लाइफ में उसको कॉन्फ्लिक्ट को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो सपने के फॉर्म में आता है। ठीक है, ये भी मानना सही है, ये भी हो सकता है। हिरेन जी, आपका क्या कहना है, व्हाट इज ड्रीम और ये क्यों आते हैं? ड्रीम क्यों आते हैं उसके ऊपर मैंने अभी तक बहुत रिसर्च नहीं किया था, ओके। लेकिन मुझे जो ड्रीम्स आते हैं उसमें 3-4 पैटर्न दिखती है। मतलब एक तो कुछ तो एग्जाम देने की है तो उसका प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो इस टाइप के काफ़ी पैटर्न आती है। तो उसके कुछ लोग बोलते हैं उसका एनालिस करके उसका कुछ फियर इमोशन निकालते हैं। कुछ सपने ऐसे अपने परिचित के ऐसे अननोन थिंग के आते हैं, जो अभी आगे बोले कि अपने मन में जो ख्याल है उसका प्रतिबिंब करते हैं, पर कुछ अलग सिनारी होते हैं। और कुछ सपने कुछ फ्यूचर अननोन लोगों के आते हैं, मतलब पता भी नहीं होता, वैसे आते हैं जो बोलते हैं कि कुछ पास्ट या ऐसे आ सकते हैं। तो ऐसे 3-4 पैटर्न मैंने देखी है, लेकिन अभी तक एनालिसिस नहीं किया था, पता नहीं क्यों आते हैं। ओके, आप सही बोल रहे हैं। मतलब आर्किटाइप्स काल्यूम भी यही बोलते हैं ना कि यूनिवर्सल चीजें होती हैं, हमारे कुछ चीजें इंस्टिंक्ट से भी आती हैं। बहुत सारी चीजें हैं ड्रीम में, जो ड्रीम के बारे में बहुत ज़्यादा पता तो नहीं चला, लेकिन जितना भी पता चला है हम बात करेंगे इस पे आज। ठीक है, आपका भी कहना है कि बहुत सारी चीजें पास्ट से जुड़ी होती हैं और आपने रिसर्च नहीं करा, जो भी एक्सपीरियंसेस का ही आपका कहना है ओवरऑल के, यही हमारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं और कुछ अननोन चीजें से आती हैं, यही आपका कहना है ना हिरेन जी? यस, बरोबर। ओके, तो देखते हैं सिगमंड फ्राइड क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 20,000 मरीजों पे रिसर्च किया है। व्हाई ड्रीम्स अपीयर एज इमेजेस और वीडियोस बट देयर इज, बात करेंगे इस पे। अच्छा टॉपिक है, देयर इज नो आईज। तो करेंगे शिवम जी इस पे बारे में बात। देखिए, अब सिगमंड फ्राइड के सुन लेते हैं वो क्या बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने 20,000 मरीजों पे रिसर्च करा है, ऑब्जर्व करा है, तो इनकी सुन लेते हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादा देखा है। लेट्स बिगिन। या पीडीएफ प्लीज ओपन करिए शिवम जी, अगर प्लीज इफ यू कैन। करते हैं इसके बारे में बात, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड ड्रीम एनालिसिस के बारे में, और भी चीजें जो हैं ड्रीम एनालिसिस। आर यू एबल टू रीड हिरेन जी? प्लीज यहाँ से कंटिन्यू करेंगे क्या ड्रीम से? मेरे स्क्रीन में ये आ जा रहा है, तो आई एम एबल टू रीड ड्रीम से। ड्रीम एनालिसिस है another technique used by psychoanalyst analysis. Fred believed that areas of emotional concern in waking life are sometimes expressed in a एक मिनट हिला रहे हैं आप, expressed in a symbolic form in dreams. He claimed that patient behavior may have a symbolic quality as well. At same point during psychoanalysis, Fred said the patient reacts to the analyst with the same feelings that were present in another significant relationship, usually with the mother or father. This reaction of the patient is called transference. Fred believed that encouraging patients to achieve transference was an essential part of psychotherapy. He claimed that transference allows the patient to relieve troubling experience from the past with the analysis as a parent substitute therapy, resolving any hidden conflicts. ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी इसके बारे में बात करेंगे आगे, जो नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट रिलेशन से। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ड्रीम एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो साइको एनालिस्ट यूज करते हैं, और फ्राइड मानते हैं कि जो हमारा इमोशनल एरिया है, ये हमारे रिप्रेस्ड लाइफ को अवेयर कराता है चीज़ों को सिंबलिक फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे यूरोप में है, वेस्टर्न कंट्रीज में है, वहाँ पे अगर किसी के सपने में सांप आ रहा है, स्नेक आ रहा है सपने में, और भारत में किसी के सपने में सांप आ रहा है, तो सिंबल, उन्होंने एक किताब लिखी थी ड्रीम एनालिसिस, सिगमंड फ्राइड का है। उसमें उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी से बहुत तरह तरह के सिंबल लिए थे, और उसमें उन्होंने बताया कि ये सिंबल आपके सपने में आता है इसका मतलब ये है, ये सपना में आपका सिंबल आता है तो इसका मतलब ये है। तो अलग अलग सिंबल्स के जो आपके सपने में आते हैं उसका अलग अलग मतलब उन्होंने
डिफाइन कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था, सिगमंड कार्ल युंग ने करा था और भी लोगों ने करा था कि देखिए आप जो बोल रहे हो कि सपने में जो सिंबल दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्नेक को सिंबल मानते हैं यहाँ पे, उसका कुछ मतलब है। सिगमंड फ्रायड ने एक एग्जांपल जैसे बताता हूँ आपको। सिगमंड फ्रायड ने बोला कि अगर किसी के सपने में स्नेक आता है तो इसका मतलब वो सेक्सुअल ऑर्गन को कोई व्यक्ति टच करना चाहता है, तो उससे प्लेजर लेना चाहता है। तो इनका सिगमंड फ्रायड का पूरा थ्योरी सेक्सुअल एनर्जी के आसपास, सेक्सुअल डोमिनेंट बिहेवियर के आसपास ही, इर्द गिर्द इसी के आसपास घूमता है। तो उन्होंने बताया कि आपके सपने में ये आता है, इसका मतलब आप सेक्सुअल ऑर्गन किसी व्यक्ति का जेनिटल्स पकड़ना चाहते हो या उससे कुछ प्लेजर सीख करना चाहते हो। तो फिर यहीं पे अगर कार्ल युंग एक बनारस है, उनके नियो फ्राइडियन थे ये, उनके शिष्य थे, उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति थे कार्ल युंग। ये भी साइकोलॉजिस्ट है बहुत बड़े, साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा नाम है साइकोलॉजी में से कार्ल युंग का। तो ये बनारस है, इन्होंने बोला कि ऐसा बात नहीं है, आपने जो ये थ्योरीज दी हैं ये कल्चर स्पेसिफिक हैं, आपने खास कल्चर की चीज़ें एनालाइज करी हैं, यूनिवर्सल कल्चर को एनालाइज नहीं करा है कि हर इंडिया का। इन्होंने सिगमंड फ्रायड का एक थोड़ा सा क्रिटिक आप समझ लेना कि इन्होंने इंडियन जो स्क्रिप्चर्स हैं, थियोलॉजी है, ईस्टर्न जो पूर्व का दर्शन है, इसको इन्होंने नहीं पढ़ा था। तो ये इसके चलते इनमें कुछ कमी रह गई, क्योंकि इसके पर्सपेक्टिव में वो बातें नहीं कर पाए। जो चीज़ें यूरोप में लागू होती हैं वो चीज़ें भारत में लागू नहीं होगी। ये साइकोलॉजी का थोड़ा वो डिफेक्ट भी है, अभी इसमें काम करना है। तो हम जैसे लोग आगे आएंगे या और भी लोग आगे आए, तो ये इंडियन साइकोलॉजी में काम करना बाकी है अभी, सो डैट साइकोलॉजी में इंक्लूड और उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिले। फिर भी खैर हम बात करते हैं कुछ साइकोलॉजी का। तो वो बोले, ये बनारस आए थे कार्ल युंग, इन्होंने ट्रैवल करा भारत अच्छे से, बनारस में काफ़ी, बनारस काशी में काफ़ी दिन थे ये, लोगों से बातचीत किया। तो उसी में इन्होंने बोला कि आपने जो ग्रीक माइथोलॉजी से अपने सपने में जो आपने बोला स्नेक से, इसका मतलब ये होता है जेनिटल्स का प्लेजर, उससे सीख करना, ये नहीं है। भारत में अगर आप जाएं तो देखें, अगर आप सपना देखते हैं तो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। भारत में ऐसा माना जाता है कि सपना, मेरे दादी और भी लोग बोलते थे, काफ़ी आपने भी सुना होगा कि अगर सपना आता है सांप में, सपने में सांप आता है तो इसका मतलब ये है कि शिव जी आ रहे हैं या उनका कुछ सिंबल है। तो आपने देखा ना यहाँ पे कि कैसे कार्ल युंग और ये सिगमंड फ्रायड का जो चीज़ें हैं अलग अलग हैं। तो ऐसे सिंपल के बेसिस पे उन्होंने ड्रीम एनालिसिस के बारे में बताया था कि सांप दिख रहा है तो इसका मतलब ये है, ये आपके सपने में बहुत फूल दिख रहा है तो इसका मतलब कुछ और है, कुछ और है। तो आप उस बुक में जाएंगे तो आप पूरा पढ़ के आपको पता चलेगा अलग अलग सिंबल का अलग अलग मतलब है। तो ये ड्रीम एनालिसिस में वो करते थे। तो आप सभी को समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला कि कुछ क्वेश्चन है इस कॉन्टेक्स्ट में? ठीक है, आगे समझते हैं। इन्होंने आगे बोला कि पेशेंट का जो बिहेवियर है वो सिंबलिक क्वालिटी में एक्सप्रेस होता है, और इन्होंने काफ़ी जगह बताया कि ये इसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। और हाँ, मदर फादर का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बचपन में या उनसे जो रिलेशन में इश्यूज चल रहे होते हैं, उससे भी दिक्कतें आती हैं, वो भी सपने में हमारे जाहिर होता है। सपना देखिए, सभी ने भी बताया कि सपना होता क्या है। सपना बिल्कुल वो सिगमंड फ्रायड ने बोला था कि जो हमारे अनफुलफिल्ड डिजायर होते हैं, जिसको हम समाज में ओपनली शेयर नहीं कर पाते, बहुत घृणित होता है समाज में, इसको माना जाएगा बिल्कुल इमोरल है, वैसी बना है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वो घटिया से घटिया हमारा थॉट हो सकता है। तो वो और बहुत महान से महान थॉट हो सकता है, जिसको आप किसी के सामने व्यक्त करें तो लोग आपको बीइंग मिसअंडरस्टूड वाली फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि यू आर मैड या कुछ अलग अलग ही बातें कर रहा है। तो वो आप सपने में आती है। तो अनफुलफिल्ड जो डिजायर होता है, इमेजिनेशन होता है, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो और उसको करना है, तो वो सपने में आता है। ये बेसिक सा जो साइकी है, बेसिक सा इसका जो साइकोलॉजी है वो ये है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड सपनों का। तो ये है, जो अनफुलफिल्ड डिजायर होते हैं सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आप अपने उसको पूरा तो करना ही है, तो वो इमेजिनेशन कर लेता है, आसान होता है सपने में करना, तो वो सपने में करने लगता है, हम करने लगते हैं सपने में वो इमेजिनेशन।
तो फ्रायड ने बोला था कि जो पेशेंट्स हैं रिएक्ट करते हैं अपने मदर फादर के कॉन्फ्लिक्ट से भी आता है, उससे दिक्कतें भी आती हैं। इसमें मैंने बुक में भी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अच्छा, एक और पता है, हमने पढ़ा था कि फ्री एसोसिएशन में वो चीजें बोलते रहते हैं, फिर रेजिस्टेंस आता है, व्यक्ति चुप हो जाता है। जो चुप हो जाता है मतलब वही जो थॉट है उसको एंजाइटी दे रहा है। तो आगे ट्रांसफरेंस आता है। ट्रांसफरेंस का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे ना बिल्ड हमारा ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है थेरेपिस्ट के प्रति। तो हम वैसा ही बिहेवियर जो है तो हम क्या करने लगते हैं थेरेपिस्ट में, साइको एनालिस्ट में, जो हमारा उपचार कर रहे हैं, जो हमारी थेरेपी ले रहे हैं, हम उनमें अपने माता पिता का छवि उनमें देखने लग जाते हैं। हम मानने लग जाते हैं कि अरे ये अगर फॉर एग्जांपल किसी का कोई लड़की है उसका बॉयफ्रेंड हो, या कोई लड़का हो उसकी गर्लफ्रेंड हो, तो या कोई रिलेशन या उसका कोई दोस्त हो या उसकी माता हो पिता हो, तो उसको उसमें देखने लग जाएगा और शुरुआत में वो हॉस्टिलिटी दिखाने लगता है, एग्रेशन दिखाने लगेगा, या केयर एंड लव भी दिखाने लग सकता है। तो ये ट्रांसफरेंस का स्टेज होता है। तो पहले आता है फ्री एसोसिएशन, फिर आता है रेजिस्टेंस। तो फ्री एसोसिएशन, रेजिस्टेंस, ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस साक्षी फिर से बताते हैं, आवाज आ रही है साक्षी आपको? आपने ट्रांसफरेंस आपने नहीं सुना, फिर से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, फ्री एसोसिएशन होता है। फ्री एसोसिएशन में व्यक्ति कुछ भी बोलता है जो उसके मन में आता है। फिर एक ऐसा स्टेज आता है आदमी चुप हो जाता है या रैशनलाइजेशन करने लगता है, मॉड्यूलेट करने लगता है या अटकने लगता है रेजिस्टेंस स्टेज में। फिर आता है ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस में क्या होता है कि जो नॉट पेशेंट, मैं फिर से बताता हूँ, मेंटली रिटार्डेड पर्सन, इंडिविजुअल, वो अपने थेरेपिस्ट को एज अपना पेरेंट देखने लगता है, अपने माता पिता के रूप में देखने लगता है। अपने फॉर एग्जांपल अगर वो कपल हो, अपने कपल के रूप में देखने लगता है। क्या होता है ना, जनरली अपने माता पिता के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है लोगों का, हॉस्टिलिटी होती है, बहस होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, और प्यार भी होता है, अटैचमेंट भी होता है इसके साथ साथ। तो थेरेपिस्ट एक समय के बीतने के साथ अब जो इंडिविजुअल है, जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, वो अपने थेरेपिस्ट के प्रति बहुत प्यार, स्नेह, अटैचमेंट दिखा सकता है, या तो हॉस्टिलिटी, एनवी, जेलसी, कंपटीशन, हेट्रेड, एग्रेशन, ये भी दिखा सकता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये है ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस साक्षी समझ में आया आपको क्या होता है, ये जो कैसे बिहेवियर है? ओके, कौशिकी आपको समझ में आया? आप हिरेन जी और शिवम, आपको भी कोई सवाल हो प्लीज आप पूछा करें। कौशिकी आप भी, आपको ये समझ में आया कौशिकी ट्रांसफरेंस का स्टेज? ओके, ठीक है। फ्रायड बिलीव that encouraging patient to achieve transference was an essential part of psychotherapist। तो वही मैंने बोला, रेजिस्टेंस में भी देखिए उनको दिक्कत होता है थेरेपिस्ट को, कि आप मोटिवेट करते हैं थेरेपिस्ट की प्लीज बोलो, एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ाने का कोशिश मतलब करेंगे। विश्वसनीयता, सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट होती है। ट्रस्ट अगर हो गया, कंफर्ट जोन में आ गया व्यक्ति के साथ, तो वो खुल के बोल पाएंगे ना। उसके बाद ट्रांसफरेंस का स्टेज भी होता है। अब क्या होता है ना, सिगमंड फ्रायड ने एक कथन बोला था, कोटेशन बोला था कि ट्रांसफरेंस में जो व्यक्ति साइको एनालिस्ट, थेरेपिस्ट, प्रोफेशनल, अगर पेशेंट, नॉट पेशेंट, सॉरी फॉर दैट, देखिए मेरा भी अभी कुछ होता है, तो वो इंडिविजुअल के प्रति अगर वो बदले में वो भी ट्रांसफरेंस दिखाने लग रहे हैं, तो अभी आपको फिर से साइकोथेरेपी लेने की आवश्यकता आपको खुद है, ऐसा वो बोलते हैं। मतलब कि वो ट्रांसफरेंस अगर दिखा रहे हैं इंडिविजुअल, वो मेंटली रिटार्डेड पर्सन दिखा रहे हैं आपको ट्रांसफरेंस, तो आपको भी पलट के वैसा नहीं दिखाना। आपको भी वो अटैचमेंट दिखा रहे हैं तो आपको भी अटैचमेंट नहीं दिखाना। वो एग्रेशन दिखा रहा है तो आपको भी एग्रेशन नहीं दिखाना। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट जो है वो ट्रांसफरेंस से बचना होता है, कहने का मतलब डिअटैच्ड होकर एज ह्यूमनली पॉसिबल बायसनेस को ये सब हटा के मतलब उसके साथ डील करना होता है। ये बहुत मुश्किल होता है, प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफरेंस का स्टेज होता है। उसके बाद ये मानते हैं कि अब ट्रांसफरेंस में ही थोड़ा सा अगर हम इनकरेज करेंगे पेशेंट को,
इन्होंने पेशेंट बोला, लेकिन अभी जो जमाना चल रहा है, अभी का जो एरा चल रहा है, यहाँ पे हम पेशेंट नहीं बोलते, यहाँ पे हम बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड पर्सन। इसके कारण भी हम इसके भी डिस्कस करेंगे। एपीए का डिस्कशन चलता रहता है। तो ये इसेंशियल पार्ट है साइकोथेरेपी में। He claimed that transference allow patient to relive traveling experiences from the past and the analyst as a parent substitute। तो इसकी तौर पे क्या है, जहनी तौर पे क्या होता है यहाँ पे कि जो पास्ट से जो एक्सपीरियंसेस से, भूतपूर्व के जो अनुभव होते हैं, उससे जो ट्रेवल कर रहा होता है व्यक्ति, उससे निजात पाने में उसको मदद मिलती है मेंटली रिटार्डेड पर्सन को, और अपने एज ए सब्स्टिट्यूट देखता है। चलो मेरे माता पिता मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये व्यक्ति सामने वाला है, थेरेपिस्ट है, काउंसलर नहीं होता है यहाँ पे, थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, ये ट्रेनर प्रोफेशनल है, ये तो मुझे समझ रहे हैं, तो एज ए सब्स्टिट्यूट आप उसके लिए अलाउ होते हो। बट हाँ, बी कॉशियस अबाउट दैट। हमें एज ए साइकोलॉजिस्ट, हमें एज इसका स्कॉलर होते हुए हमें ये हटाना होता है, एज ह्यूमनली डिअटैच्ड होकर। भगवत गीता का वही है ना, भगवत गीता का भी कोट आता है यहाँ पे कि जितना डिअटैच्ड होकर आप काम करोगे, उसको काम को अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे भी आपको वो करना पड़ता है। तो आगे देखते हैं क्या है। He claimed that transference allow relief traveling, thereby resolving by hidden conflicts। तो hidden conflict से भी उसको निजात मिलता है व्यक्ति को। ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरेपी रिप्रेजेंट अ समवॉट डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिकल साइकोएनालिस्ट। तो ऑब्जेक्ट रिलेशन जो है वो अलग अलग चीजें बताता है। जैसे मैंने बताया स्नेक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जो चीजें आपके ड्रीम में आ रहा है तो वो अलग चीजें यहाँ पे, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। ओके, नीचे प्लीज शिवम इफ यू कैन हेल्प मी, नीचे ह्यूमनिस्ट थेरेपी है, प्लीज स्लाइड इट डाउन। या जूम इन, और नीचे। हाँ ठीक है, यहाँ पे थैंक यू। बस यहाँ पे ये IPI है, आप इसे थोड़ा देख लीजिए। ये ब्रीफ साइकोडायनेमिक थेरेपी है, इसमें 3 चीजों पे आप लोग पढ़ लेना प्लीज। हाँ, कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, टाइम क्या हो रहा है। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, आप लोग रीडिंग कर लेना। मैं पूछना आपसे, मेरे से पूछना, आप मैं बता दूंगा आपको। अनयूजुअल सीवियर रिस्पॉन्स टू द डेथ लव्ड वन। तो दिक्कतें कहाँ से आती हैं? देखिए, ये बेसिक चीजें हैं। व्यक्ति को बहुत गहरा दिक्कत आता है, बहुत वो मेंटल रिटार्डेशन उसको हो जाता है, मेंटल इलनेस और एबनॉर्मलिटी की तरफ चला जाता है। तो दिक्कत व्यक्ति को कैसे होता है? सबसे बेसिक चीज है कि सीवियर रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ अ लव वन। कोई इसका गहरा, कोई बहुत क्लोज वन है, उसका डेथ हो गया है, तो इससे आता है दिक्कत। तो इसके बारे में, अपने लव्ड वन के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपकी मतलब पत्नी थी या पति थे या प्रेमी थे, प्रेमिका थी, आपके माता थे, पिता थे, आपका दोस्त था, या कुछ भी जो भी है, क्लोज वन है, कलीग हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं और पूछते हैं, बातचीत यहाँ पे करते हैं। ठीक है। और जो भी आपने कुछ गलत कर दिया किसी के साथ, एक मूवी है द ऑर्डिनरी पीपल, वो आप देखिएगा, उसमें अच्छे से समझाया गया है। वहाँ पे एक भाई 2 रहते हैं, और एक भाई से गलती से वो यॉक वो पे जाते हैं, वो गिर जाता है जब, और मर जाता है व्यक्ति। तो उसको जीवन भर, जब वो बड़ा होता है तो वो बचपन में ही होते हैं, मतलब दोनों भाई। उस मूवी में अच्छे से दिखाया गया है, जब वो बड़ा होता है वो व्यक्ति, तो उसको वही हमेशा सपने में आता रहता है, वो सो नहीं पाता है, दिक्कत होता है, और वो अपने सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, और बहुत रूड हो जाता है, बड़ा एरोगेंट बन जाता है। तो वो अंदर, उसके ऊपर से बहुत माचो मैन बनता है, लेकिन अंदर उसको बहुत दिक्कतें होती हैं। और वो जो व्यक्ति होता है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो पहचान लेते हैं व्यक्ति को, और एंड में कितना अच्छा उनका बॉन्ड बन जाता है, और वो रिजॉल्व कर पाते हैं चीज़ों को। तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। मूवी अच्छी है, और द ऑर्डिनरी पीपल 1970 या 80 का मूवी है, बहुत क्लासिकल मूवी है। तो ऐसे अच्छे मूवीज हैं, आपको देखना चाहिए। तो आगे देखते हैं इंटरपर्सनल रोल डिस्प्यूट। तो कुछ रोल कॉन्फ्लिक्ट में आप पिता हो तो बेटे के साथ अच्छे से नहीं डील कर पा रहे हो। और जैसे मेरे अभी पर्सनल बताओ तो मेरे मौसा हैं कोलकाता, वो भी रहते हैं, तो उनका अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा शरारती है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है बेटे में बाप में, और कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, बाप बेटे में या खुद ये इंटरपर्सनल डिस्प्यूट होता है, इसमें इसके बारे में बातचीत करते हैं कि अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है क्या, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। फिर इसके आगे क्या है, डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग टू रोल ट्रांजिशन। हाँ, पहले आप क्या थे, स्टूडेंट थे, कॉलेज में हो, आप जॉब शिफ्ट कर लिया आपने,
हेलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग टू रोल ट्रांजिशन, मतलब कोई स्टूडेंट है वो कॉलेज शिफ्ट हुआ, तो वहाँ पे कैसे एडेप्टेशन में दिक्कतें आती हैं। मेरा पर्सनली ही मैं बताऊँ, मतलब जब मैं स्कूल में होता था, जब मैं कॉलेज में गया तो नया शहर था, नए लोग थे, और मैं ट्रैवलिंग के दौरान तो ऐसी दिक्कतें आती, उसके बारे में पूछते हैं। करियर का जो चेंज होता है, जॉब का शिफ्ट होता है, डाइवोर्स हो गया रहता है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आदमी को दिक्कतें देती हैं। अब डिफिक्ट्स इन इंटरपर्सनल स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्टाइल्स, आप कहना कुछ और जाते हो, आपकी भावनाएं कुछ और होती हैं, इंटेंशन कुछ और होता है, आपका जो जुबान है उसके चलते आपको बहुत दिक्कतें झेलना पड़ता है। तो ये आपका जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका जो वर्ड का सिलेक्शन है, इससे जो दिक्कतें होती हैं, बेसिक यही इसी के इर्द गिर्द दिक्कतें होती हैं, तो इस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। प्लीज स्लाइड इट डाउन शिवम जी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके ओके। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी देखते हैं। ह्यूमनिस्टिक थेरेपिस्ट बिलीव दैट पेशेंट्स कंज्यूर्स अप इमेजेस। अच्छा, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में क्या है कि इनका ऐसा मानना है ना कि हर व्यक्ति जो है अपने गोल्स के प्रति मोटिवेटेड होता है और फ्यूचर इसके बिहेवियर को सेव करता है। तो यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक थेरेपिस्ट में कार्ल रॉजर्स ने बताया था इसके बारे में। कार्ल रॉजर्स अभी लेके आते, ये ह्यूमनिस्ट थे, वो ह्यूमनिस्ट थे, थेरेपिस्ट थे वो बोलते थे कि जो आप ऐसे बैठा के, क्रिटिसिज्म था, बहुत ज्यादा अपोजिशन में आए थे साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट के प्रति, कुछ दिक्कतें भी थी उसकी, तो उसके अपोजिशन में आए थे। बोला था कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात इन्होंने करा था। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है इसमें, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में, कार्ल रॉजर्स का जो क्लाइंट सेंटर थेरेपी है, इसमें उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति है विदाउट एनी कंडीशन, कि मतलब आप ऐसा करो तो मैं उसके लिए ये करूंगा, तो अनकंडीशनल, आप उसको रिस्पेक्ट दो, आप उसको सुनो, जो बोलना है उसे बोलने दो, उसको फ्री विल का, उसके फ्री विल को इंपॉर्टेंस दो। तो ये तरीका अपनाते थे ह्यूमनिस्ट थेरेपिस्ट, ये अपनाते हैं ह्यूमनिस्ट थेरेपिस्ट। कार्ल रॉजर्स का भी यही कहना था, जो इन्होंने क्लाइंट सेंटर थेरेपी का न्यू रखा था। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं इसके, 1960s के, 1970s के, उस वक्त ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था। तो आप ये वीडियोस देखेंगे, उसमें कार्ल रॉजर्स बहुत अच्छे से अटेंटिव लिसनिंग करते हैं, बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड इसमें एक मेन पॉइंट होता है। उसमें फ्री एसोसिएशन था, ड्रीम एनालिसिस था, लाइफस्टाइल का एनालिसिस था, और भी चीजों का एनालिसिस था, लेकिन यहाँ पे जो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड की बात करते हैं कार्ल रॉजर्स। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई रीड करेगा प्लीज? शिवम आप रीड करेंगे क्या ह्यूमनिस्ट से? आप शुरू से रीड करिए प्लीज, ह्यूमनिस्ट थेरेपिस्ट से ग्रोथ तक। Yeah, you are. Please continue. Humanistic therapies assume that people have the ability and freedom to lead rational field. By humanistic therapies was the use of word client rather than the word use patient to refer the individuals who are receiving psychotherapeutic services. Humanistic therapists believe that patient conjures up images of the individual with the disease who needs to be healed by the professional who has skills that they lack. By contrast, the word client fits better with the humanistic notions that the goal of psychology is to help the individuals learn about to better facilitate their own personal growth. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक बहुत मेन बात है, यहाँ पे उन्होंने शब्द यूज किया क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट क्यों यूज किया? पहले पेशेंट्स यूज करते थे काफी लोग, और मेंटली इल, तो स्टिग्मा बन चुका था कि अरे ये काउंसलिंग लेने जाते हैं, ये साइकोथेरेपी लेने जाते हैं, तो अरे ये तो दिमाग से बिल्कुल पागल है, एक स्टिग्मा बन गया था। तो इसलिए काफी लोग मदद लेने जाते ही नहीं थे। तो काफी और भी चीजें हैं, तो उसके चलते इन्होंने यहाँ पे क्लाइंट शब्द यूज किया।
अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब रिस्पेक्ट देना, और जो आपको रिस्पेक्ट देंगे, जो आपको अटेंटिव लिसनिंग हम करेंगे, वो अनकंडीशनल होगा, बिना शर्त के होगा। ऐसा इसमें था, assume that people have the ability and freedom to lead rational life। इनका ऐसा मानना था लोगों के पास क्षमता होता है अपने लाइफ को लीड करने का, फ्रीडम के साथ। सबकी यहाँ पे इन्होंने ना इंडिविजुअलिटी की, ऑटोनॉमी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करी थी अपने क्लाइंट्स के लिए। ये क्लाइंट्स बोलते थे, पेशेंट नहीं बोलते थे। वो 1940s 1950s में प्रचलित ज्यादा कौन था? साइकोडायनामिक थेरेपी था। ये 1960 के बाद, 1960 के बाद ये जो है ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी आया। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी को, फ्रीडम के मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं कि थेरेपिस्ट ही पूरा लीड करेगा। यहाँ पे जो डोमिनेशन, मतलब डोमिनेशन नहीं बोल सकते, यहाँ पे जो ज्यादा जो चीज जिसकी चलेगी वो क्लाइंट की चलेगी, उसको जैसे बोलना है वो बोलेगा। तो ये शिफ्ट था बिटवीन साइकोडायनामिक एंड ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, जिसको हम क्लाइंट सेंटर थेरेपी बोलते हैं। तो ये बोलते थे कि व्यक्ति के पास एबिलिटी होता है, क्षमता होता है, फ्रीडम होती है कि रेशनली अपने चीजों को कर पाए और अपने अनुसार डिसीजन ले पाए, निर्णय ले पाए और चॉइस कर पाए, किसी चीज का चुनाव कर पाए। खुद के चुनाव का इंसान के पास आजादी है। खुद मेरे को क्या करना है, मुझे कौन सी चीजें चुननी है, मैं तार्किकता करने का, ये इंसान के पास क्वालिटी होती है खुद का। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है। तो आप उसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करोगे, आप उसको इंडिविजुअलिटी, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी फील कराओगे, फ्रीडम का सेंस कराओगे, तो व्यक्ति बेहतर कर पाएगा। तो ऐसा मानना था कार्ल रॉजर्स के, ह्यूमनिस्ट साइकोथेरेपिस्ट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ह्यूमनिस्ट थेरेपिस्ट जितने थे। साइकोथेरेपिस्ट तो साइको डायनेमिक थ्योरीज में आएंगे। और भी अलग टर्म यूज होता है उनका, और भी ब्रॉडर एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे ह्यूमनिस्ट थेरेपिस्ट यूज करेंगे। तो इनका ऐसा मानना था कि ऑटोनॉमी, फ्रीडम पे हम फोकस करेंगे। व्यक्ति के पास तर्क करने का चॉइस होता है और उसके अनुसार अपने चीजों को डिसीजन लेने का खुद का एबिलिटी होता है। वन ऑफ द इनोवेशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फील्ड ऑफ ह्यूमनिस्ट थेरेपिस्ट ये था कि वर्ल्ड, ये क्लाइंट, अब ह्यूमनिस्ट थेरेपिस्ट जितने थे, इनका एक बहुत बड़ा एक इनोवेशन क्या था, निजात क्या था, वो शब्द के बारे में बात करें। क्लाइंट rather than the word patient refers to the who are receiving psychotherapeutic services। तो स्टिग्मा बन चुका हुआ था ना वहाँ पे कि अरे ये मेंटल इल हैं, तो एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। आज भी देखिए, काउंसलिंग की बात करें, काउंसलिंग बहुत मजेदार चीज है। बड़े बड़े बॉलीवुड में लोग जो है, बड़े बड़े जो समझदार लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े एलिट क्लास में या नॉर्मल पीपल, ये कोई समझदार है, काउंसलिंग में जाके बातचीत कर लो, उससे चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल बीमार हो, बहुत आप चीजें नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज ना सुनने वाला कोई नहीं है किसी के साथ। तो वहाँ पे बातचीत कर लो, आपकी चीज दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। और वो प्रोफेशनल होते हैं, वो आपको अच्छे से सुनेंगे, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग करेंगे कि वो आपको बहुत नॉलेज नहीं देंगे, इसका ये सॉल्यूशन नहीं देंगे, आपसे खुद बस एक पर्सपेक्टिव, नॉर्मली आप बातचीत करोगे तो आपको पता चलेगा उससे। खैर आज भी है इतना, अगर अवेयरनेस, मेंटल अवेयरनेस हुआ है, साइकोलॉजी का अवेयरनेस फैल रहा है, उसके बावजूद आज भी इतना स्टिग्मा है, इतना मिसकंसेप्शन है, रूमर्स है। तो खैर उस जमाने में कितना रहा होगा हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने पेशेंट से हटकर यहाँ पे क्लाइंट शब्द का यूज किया। ह्यूमनिस्टिक थेरेपिस्ट बिलीव दैट पेशेंट कंज्यूर्स ऑफ इमेजेस इंडिविजुअल्स। ये कोई पढ़ेगा क्या मेरे लिए प्लीज? मेरे सामने आज जा रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वेट ए मिनट, आगे, सॉरी। Humanist therapists believe that patient conjures of images of an individual with the disease who needs to be healed by a professional has killed the lack। तो यहाँ पे इनका मानना था कि पेशेंट जो है ना, वो अपनी एक छवि बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, कल्पना बना लेते हैं एक डिसीज के साथ, अपने आप को डिसीज के साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन ये जो अपने उन्होंने कल्पना जो कर लिया है, इससे हील करने के लिए हमेशा नहीं है कि आप मेडिकल ट्रेडिशनल मेथड के पास ही जाओ, मेडिकल साइंस के पास ही जाओ, उसके लिए एक प्रोफेशनल क्लाइंट मतलब थेरेपिस्ट चाहिए। इनका ऐसा मानना था इसे डील करने के लिए। आप हर चीज दवाओं से ठीक नहीं कर सकते। शक की बीमारी है आपके अंदर, बहुत ज्यादा शक है, नेगेटिव शक बोल सकते, सस्पिशियसनेस, उसको बीमार दवा से नहीं ठीक कर सकते। लगता है अरे भूत प्रेत दिख रहा है मुझे, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स, आप उसको दवा से पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते।
हाँ आप न्यूरल एक्टिविटी कम कर देते हैं, बट पूरी तरह हर चीज का निजात दवा नहीं होता, तो ऐसा उनका मानना था उस वक्त। तो इसलिए यहाँ पे वो इसके लिए ये ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी लेकर आए थे। बहुत लोगों को मदद कर रहा था उस वक्त, आज भी मदद करता है, और कुछ ना कुछ चीज़ हम ऐड करते रहते हैं इसमें। आगे देखते हैं क्या है। By the contrast, the word client fits better in humanistic notion। तो मानवीय आधार पर ये जो विचार है, शब्द क्लाइंट, ये बेहतर फिट करता है साइकोथेरेपी में। साइकोथेरेपी, ठीक है, इट इज हेल्प इंडिविजुअल्स लर्न हाउ टू लर्न बेटर फैसिलिटी देयर ग्रो इन पर्सनल। तो यहाँ पे जो पर्सनल ग्रोथ है, अपने आप को बेहतर समझने का, इंडिविजुअल को ये बेहतर मदद करेगा अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्ट। और स्लाइड शिवम करेंगे, स्लाइड डाउन। किसी कोई क्वेश्चन है क्या? किसी कोई क्वेश्चन है? हम ये शिवम आपका क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में किसी का क्वेश्चन, किसी को कुछ बोलना है, समझ में आ रहा है सभी को? सभी को मेरी आवाज तो आ रही है ना? शिवम, हिरेन जी, साक्षी, ठीक है। शिवम आप प्लीज अगर नीचे करें। हाँ कौशिकी बताइए। आयुष, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बताइए बताइए। कह रही हूँ, जैसे कि आपने कहा कि हम लोग जैसे उनके पास जा सकते हैं जो थेरेपी देते हैं, बट मेरे ख्याल से इंडिया में जो भी लोग थेरेपी देते हैं, साइकोलॉजिस्ट है, उनकी फीस अभी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पर सेशन कुछ कुछ लोग तो 1000 रुपीज भी लेते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये तो समस्या है, इसका हमें कुछ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से हम बात कर सकते हैं, फंडिंग कर दे हमें, क्योंकि अब खुद सोचिए, देखिए पहली बात में आपको काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट ये अलग अलग होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमें हर काम के लिए आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते, हर काम के लिए बेसिक चीजों के लिए आप साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा सकते। बेसिक नॉर्मल के डेली हैसल चीजें हैं तो आप काउंसलर के पास चले जाओ, पर्सनल कुछ रिलेशनशिप इशू है तो आप काउंसलर के पास चले जाओ। आपने ये जो बात करी ना, ये बहुत ज्यादा हाई फी है इसका। तो हाँ, मैं, क्योंकि देखिए व्यक्ति है 8 साल, 9 साल, 7 साल, 6 साल इतना पढ़ाई करता है, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा कुछ है नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर को, तो इसलिए वो इतना चार्ज करते हैं। बट हाँ, अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टेलीमानस है, ये गवर्नमेंट का एक टोल फ्री नंबर है, आप उस पर बात करो तो आपको बेसिक चीजें वो सिर्फ फ्री में है। बहुत सारे ऐसे हैं वो फ्री में काउंसलिंग करते हैं, तो वहाँ पे कर सकते हो आप। बट हाँ, ये तो है यहाँ पे, अब क्या कर सकते हैं इसका। कुछ लोग हैं प्रोफेशनल, तो उसके लिए हाई चार्जेस करते हैं, इसलिए आम जनता नहीं जाती है। काफी लोग हैं, लेकिन अभी इस पे अगर फंडिंग आने लगे है ना, गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव करने लगे, हमें सपोर्ट करने लगे, हमारी, देखिए आज का महंगाई का जमाना भी है, तो बेसिक स्टार्ट करते हैं 35,000 40,000, तो इतने में क्या होगा। तो इस वजह से वो व्यक्ति करता है अपने अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन अगर आप कैपेबल हो, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो बहुत कम लेते हैं। मैं खुद सोचा हूँ, तो मैं मतलब बहुत कम रखूंगा चार्जेस, तो ऐसे लोग का आने का आवश्यकता है, इसमें सुधार होगा, मतलब जितना डिमांड वो सप्लाई होगा और चीज़ें की आवश्यकता पूरी होगी तो ये फीस भी कम होगा। तो ये तो है समस्या, इस पे काम करना पड़ेगा हमें। आई टोटली एग्री विथ यू। 5,000 अभी ऑटिज्म किसी बच्चे को हो जाए, स्पेशल चाइल्ड किसी घर में बच्चा पैदा हो जाए, तो उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराओ, स्पीच थेरेपी कराओ। मैं खुद करता था, स्पीच थेरेपी कराता था, ओटीपी कराता था, तो एक बच्चे आते थे 500-500 रुपये, 600 रुपये दिन के देके जाते थे। अब कई है अपना गहना बेच के करा रहे हैं, तो इसके चलते मेरा भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पर्सनली बताओ, तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया इसीलिए, क्योंकि मैं पर्सनली बताता हूँ। तो एक जगह मैं काम करता था, तो एक ऐसे बच्चे हैं, तो वो बहुत जैसे फाइनेंशियली वीक हैं, तो उनसे आप इतना ज़्यादा फी ले रहे हो, तो ये दिक्कतें तो हैं। मतलब अब जो थेरेपिस्ट है वहाँ पे, उनकी सैलरी बहुत हाई आ रही है। खैर, ये ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं हम, बात इस पे बात चलिए बता ही देते हैं। तो बहुत महंगा महंगा उसको गवर्नमेंट से फंडिंग आती है, लेकिन अब जिसका इंटेंशन ही नहीं है मदद करने का, पैसा ही कमाना है, तो हम क्या कर सकते हैं। इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। अब मेडिकल साइंस की बात करें तो वो भी तो कितना ज़्यादा चार्ज करते हैं। बट फीस पे बात करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें हैं हम।
और कुछ कहना है किसी का सजेशन शिवम जी, इस पे थोड़ा सा हट के बात करें क्या, इस 2 मिनट और शिवम जी, हिरेन, साक्षी, कुछ अपना पीओवी बताइए, पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इसमें। इतना चार्जेस है, सही बात है, क्या करना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति को भी तो जीना है, कमाना है, उसका उसने जितना 7-8 साल जीवन जिया है, दिया है उस पे। और बेंगलोर सिटी में रह रहे हो आप, दिल्ली में रह रहे हो, यहाँ रह रहे हो, तो वो व्यक्ति चार्ज करता है उसके अकॉर्डिंग। मतलब क्या, मैं आपसे सवाल है शिवम, सजेशन मांग रहा हूँ बस, हिरेन और साक्षी, इतना चार्जेस है तो। मेरा मतलब पर्सनली तो ऐसा है कि आई थिंक आपने जो बताया फीस का, तो आई थिंक जैसे उनकी जरूरत होती है और उनका जो जीवन है। उन्होंने किया क्योंकि है वो काम उसके हिसाब तभी से तो तो काम। ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है मुझे अभी तक के एक्सपीरियंस में, सर्विस क्या जो उसकी वैल्यू देनी चाहिए वैसे बहुत कम मिले हैं कि जो सच में उसको उस हिसाब से जस्टिफाई कर सके, तो वहाँ मुझे दिक्कत दिखती है। वैल्यू दो ना, आप जितना पैसा ले रहे हो उसका कीमत अदा करो। हाँ, ये बिल्कुल वो नहीं दिखा अभी तक, क्योंकि मैंने यूएस में साइकोथेरेपिस्ट के साथ काम किया और यहाँ भी काम किया है। वहाँ जिस तरह से थरो जॉब करते हैं उस हिसाब से यहाँ मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, मतलब देखा ही नहीं है अभी तक, मुश्किल से मिला है मुझे। वो डेडिकेशन ही नहीं है। बेसिक बातें अगर फ्री में बातचीत नहीं करेंगे किसी से, नॉर्मल सी बातचीत करनी है, आपको 1000 रुपए दे दो, ये कौन सी बात हुई इतना हाँ बिल्कुल। हाँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो वैल्यू फॉर मनी या क्या जो वैल्यू देनी चाहिए वो नहीं आता। वैल्यू फॉर मनी नहीं बोलना चाहिए, पर वैल्यू देनी चाहिए जो जो काम के लिए, वो नहीं दिखा मुझे। सही है। और मैं बताऊं आपको, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, ये बेसिक साइकोलॉजी के कोर्सेज चलते हैं, 40-40 हज़ार रुपए लेते हैं लोग, और कुछ नहीं, बेसिक सी बातें बताते हैं और इतना चार्जेस करते हैं, कुछ नहीं होता उसमें। इतना जो बहुत सारा टेस्ट है अभी आपका, वो फ्री में होता है, इतना फ्री में कर सकते हो, बट मूर्ख बना के इतना सारा पैसा लेते हैं। खैर वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो सारी चीजें तो हैं, उस पर काम करना मतलब है। अगर वैल्यू देते हैं तो पैसे देने में हरकत नहीं है, कोई लेकिन बात नहीं, हाँ बताइए सर, बताइए नहीं नहीं, बताइए। वैल्यू देते हैं तो पैसे देने में हरकत नहीं है, दैट कैन बी जस्टिफाइबल। पर ये जो आपने बताया बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी दिखाते लेकिन पैसे ज़्यादा लेते, लेकिन वो दिखता आता नहीं वैल्यू, वो अभी तक अपने को काफ़ी काम करना है उस पर। जरूर काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि खैर और चीज़ों पे नहीं जाते हैं। फंडिंग आने लगे सरकार से, सरकार थोड़ा ध्यान दे दे और लोग अवेयर हो जाएं, आज चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इस पे तो करना तो पड़ेगा। बेसिक इंटेंशनैलिटी अगर आप सक्षम हो तो आप उतना ही लो जितना कोई सामने वाला व्यक्ति, देखो उसका फाइनेंशियल सिचुएशन देख लो, उतना ही चार्ज करो उससे। और फिर जनरल ह्यूमैनिटी एक्सपेक्ट किया तो आ गया, काम करना है काफी इस पे। अच्छा, जैसे यहाँ पे अभी ये बताइए, मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ, ये आप क्लास कर रहे हो तो 500 यहाँ पे वर्दित है क्या? क्या मतलब बहुत एक्स्ट्रा है ऐसा कुछ, अगर आप अदर कंपैरिजन करो तो, या हमें और कम करना चाहिए फीस वगैरह? मैं पूछ रहा हूँ सभी से यहाँ पे। आई थिंक आपका जो पैशन और आपका जो नॉलेज देने का है वो तो बहुत ही ज़्यादा ही है, पर पैसे कम, आप कम इतने अच्छा दे रहे हो। ऑफ कोर्स देयर आर अदर फीडबैक है, मैं बाद में बात करूंगा आपको, बट आई थिंक इन जनरल आपका जो क्वेश्चन है उस हिसाब से तो मतलब कम है, पर उसको लेना और देना वो दोनों का जो मिलना चाहिए वो अलग एस्पेक्ट है, बट बहुत कम है मतलब कंपेरेटिव जो नॉलेज दे रहे हो आप। तो आर यू सेटिस्फाइड, मैं कहने का मतलब? हाँ, सेटिस्फाइड इज नीड बेस्ड होता है ना, तो वो आपको बता रहा हूँ, आप जो दे रहे हो नीड क्या होती है वो कैसे, तो स्ट्रक्चर का है, पर वो मैं बाद में आपको बात करूंगा पर्सनली। ठीक ठीक है, ठीक है। नहीं, क्योंकि मुझे भी देखिए आगे काम करना है तो मुझे समझना होगा कि हाँ चीजें नहीं नहीं, मैं दो दिन से सोच रहा था क्योंकि अभी थोड़े क्लास अटेंड किया ना, तो मुझे आपको थोड़े इनपुट देने थे, तो मैं आपको पर्सनली बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी तो खैर अभी ओडिशा में भी काम करना है, बहुत सारे वहाँ बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उनको ज्यादा हो सकता है, बट पैसा इतना जो चार्ज करते हैं लोग कि वो अप्रोच ही नहीं कर पाते। खैर इसकी बात करेंगे, इस पे अच्छा याद आ गया। खैर अच्छा, बात करते हैं इस पे, कहाँ पे थे हम? ठीक है, तो पर्सनल सेंटर थेरेपी की बात हो रही थी ना यहाँ पे। कार्ल रॉजर्स 1951 में इन्होंने डेवलप करा था क्लाइंट सेंटर थेरेपी। इनका अप्रोच क्या था कि ह्यूमनिस्ट थेरेपी था, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे इनका ज़्यादा फोकस था, बात किया था जैसे इनर पोटेंशियल पे इनका ज़्यादा फोकस था। और इनका जो ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव था, ये बोलते थे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है, पर्सनल का जो नेचुरल टेंडेंसी होती है
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक बढ़ने का आत्म क्या एक्चुअलाइजेशन को हिंदी में मैं शब्द भूल रहा हूँ, आत्म जो विज्ञान बोलते हैं इसको, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब फुली फंक्शनिंग पीपल। यहाँ पे जब बैरियर आता है तो दिक्कतें शुरू होती हैं बस। लेकिन अगर आप बात करें, सबके अंदर पोटेंशियल होता है, क्षमता होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए, फुली फंक्शनिंग पीपल बनने के लिए। तो ये यहाँ पे कार्ल रॉजर्स का कहना था कि जब आपके अंदर एक दिक्कतें, कुछ बाधाएं आ जाती हैं, ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, बैरियर्स आ जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के जर्नी में, तो दिक्कतें शुरू होती हैं। और व्यक्ति के पास नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपने जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जर्नी है वहां तक जाता है। The humanist perspective suggests that psychological disorder results from the person's natural tendency towards self-actualization is blocked। दिखा ना यहाँ पे blocked, तो रुक जाता है, बाधा आ जाता है किसी दूसरों द्वारा या खुद द्वारा, तो दिक्कतें शुरू होती हैं। 1940s और 1950s में सेंटर थेरेपी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग मतलब इसको मिला साइकोलॉजिस्ट को। आगे बात करते हैं पंसर सेंटर। इसे कोई रीड करेगा क्या? मैं ओवरऑल तुरंत बता दूं इसका एक निष्कर्ष, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है हमारा। ओह माय गॉड। द पर्सन सेंटर थेरेपिस्ट से कोई पढ़ेगा? शिवम जी आप पढ़िए प्लीज। कौशिकी आप पढ़िए, कौशिकी आप पढ़िए द पर्सन सेंटर थेरेपिस्ट। कौशिकी आवाज आ रही है आपको? पर्सन सेंटर थेरेपी, हाँ। यस यस, पर्सन सेंटर थेरेपी से पढ़ना है। हम्म। Person centered therapy, a non directive humanistic therapy developed by Carl Rogers, in which the therapist creates an accepting climate and shows empathy, freeing clients to be themselves and releasing their natural tendency towards self actualization. और कौन पूरा पूरा नॉन Non डायरेक्टिव directive therapy. यहाँ तक पढ़ना है। Okay. Non directive therapy, any type of psychotherapy in which the therapist allows the direction of the therapy sessions to be controlled by the client. An example is person centered therapy. ओके तो इसमें क्या क्या चीजें होता था? एक्टिव लिसनिंग होती थी, अच्छे से सुनना है व्यक्ति को, और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड होगा, एटीट्यूड ऑफ कॉन्ग्रुएंस होगा, एक जेन्युइननेस होनी चाहिए आपके अंदर, एक सहजता होनी चाहिए आपके अंदर, एक जो एम्पैथी होती है, वो चीजें जो मानवीय जो गुण होते हैं वो आपके अंदर होना चाहिए, वो दिखाना है। आप जो मैन ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, जो बोलते हो वो करके दिखाना होगा आपको। ऐसी क्रेडिबिलिटी लाने पे ज्यादा मदद करता है। सामने वाला व्यक्ति आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा। ठीक है, अब बहुत ऐसा फॉल्स होप ना दो, एक इल्यूजन में सामने वाले व्यक्ति को ना रखो, मूर्ख ना बनाओ सामने वाले व्यक्ति को, कहने का मतलब ये सारी चीजें आपको मतलब रहना चाहिए आपके अंदर, भीतर आपके अंदर रहनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ ऐसा थेरेपी से दे रहे हो तो फॉल्स होप ना दो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत दो उसे, जो पूरी हो ही नहीं सकती, ऐसी बातें से मत बताओ। तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है एज अ थेरेपिस्ट आपको। और आप एक कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, एक इसका काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है साइकोलॉजी में, ये चीजें आपको फॉलो करते हुए चलनी होती है। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स है। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड के बारे में पहले ही बता दिया था। तो यही सारी चीज में होती हैं, आप लोग प्लीज रीड कर लेना इसे। गेस्टल्ट थेरेपी फिर बाद में आई, हल्का इसके बारे में बता देते हैं कि इन्होंने बोला कि समग्रता जो है कॉग्निटिव फंक्शनिंग की, जो हर एक आयामों को मिला के पढ़ो, तब वो बेहतर कि हर एक आयामों को समझो, बायो साइकोसोशल मॉडल को समझो, और जो उसका इवोल्यूशन होता है उसको देख के पढ़ो, तो आपको ज्यादा मदद मिलेगा। ये गेस्टाल्ट थेरेपी में हल्का सा मैंने आपको सिनेरियो दिया, आप लोग पढ़ लेना। इसका एक और पीडीएफ है, आप लोग हिंदी में है वो चाहे तो पढ़ सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो चीजें, या मैं और क्लास आगे ले सकता हूँ। तो अभी क्लास बंद करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। किसी कोई सवाल? हाँ, शिवम का सवाल था कुछ, एक मिनट। शिवम आपका सवाल क्या था, प्लीज मुझे याद दिलाएं। एक मिनट। I'm unable to see your question. Okay, यहाँ पे है। Why dreams appear as images or videos, but there is no eyes or projector in the brain when sleep, but only information is stored in neural networks?
तो देखिए इमेजेस जो है ना, ड्रीम्स जो है इमेजेस में क्यों आते हैं, क्योंकि हम कुछ भी सोचते हैं इमेजेस में ही सोचते हैं। विदाउट इमेज हम सोच ही नहीं सकते किसी चीज को। जैसे मैं आपको बोलूं मोबाइल, तो मन में सोचे मोबाइल आ गया। मैंने बोला काऊ, तो काऊ मन में आ गया। मैंने बोला अर्थ, तो अर्थ का पीक आ गया। मैंने बोला आयुष दुबे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरा आपके जहन में आ गया। तो मैंने बोला लीलाला हुटूटू की माटा, मैंने कुछ भी ऐसे बोल दिया। कुछ कुछ इमेज बन पा रहा है क्या मन में? टीमा हैन टेमलैन, मैंने ये बोला, कुछ मन में कुछ इमेज बन पा रहा है क्या इसका? कौशिकी कुछ मन में इमेज बन पा रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई कौशिकी शिवम हिरेन जी। नो। तो मैंने ऐसा, ठीक है, तो हम वही चीज सोच पाते हैं, मतलब इमेजिन कर पाते हैं जिसका हम इमेज बना पाते हैं, जिसको हमने देखा होता है। तो सोशलाइजेशन से ही आता है हमारा इंफॉर्मेशन। तो इसलिए ड्रीम्स भी है, बेसिक सी बात है, दिमाग हमारा इमेजेस में ही देखता है, बट देयर इज नो आईज और प्रोजेक्टर। मन में जो इंटरप्रिटेशन चलता है ना, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके लिए हमेशा आपको आंख की जरूरत नहीं होती। वो जो आपके मन, अभी आप बंद करिए आंख करके, तो फिर कुछ चीजें जहन करिए, तो वहां पे आपकी आंख, यहाँ पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा हुआ क्लास तीसरी चौथी से ही, तो किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है तो वहां से टकरा के फिर हमारे प्यूपिल में आता है, प्यूपिल से आता है रेटिना में जाता है, रेटिना से फिर हमारा ब्लाइंड स्पॉट से होते हुए वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, फिर हमारा बनता है। तो ये बेसिक सा यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। वो हम विदाउट इसके भी हम कल्पना कर सकते हैं आंख बंद करके। स्कीमा है हमारा जो स्कीमा बोल सकते हैं, ह्यूरिस्टिक बोल सकते हैं, यहाँ पे मेंटल फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, जो ब्लूप्रिंट बना होता है उसी के बेसिस पे, जो पास्ट को हमारा जो एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस पे ही हमारा ड्रीम बनता है। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा आंख का रोल नहीं है, तो इसलिए ऐसा होता है। मैं समझा पाया शिवम आपको, या आपको कुछ और बोलना है इस पे? शिवम, एम आई ऑडिबल? शिवम बताएंगे प्लीज। हेलो। हाँ बताइए। हाँ शिवम बताइए। हाँ, तो आपको दिख रहा है ना पीडीएफ? हाँ जी दिख रहा है, दिख रहा है। तो आपने कुछ पूछा था क्या? नहीं, मैंने बताया क्यों, जो है आपने क्वेश्चन करा था ना, व्हाई डू ड्रीम्स अपीयर्स एज इमेजेस और वीडियोस, से लेकर पूरा न्यूरल नेटवर्क तक आपने जो क्वेश्चन करा उसका मैंने जवाब दिया अभी आपको। मैंने ये जवाब दिया कि देखिए जो हम चीजें सोचते हैं इमेजेस में ही क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो हमने जो देखा होता है, जो हमारा जो भी नॉलेज है, हमने देखा जाना सुना एक्सपीरियंस जाना परखा होता है, हम उसी के कटघरे में ही सोच सकते हैं। इसके बियॉन्ड सोचना, इमेज बनाना अपने मन में बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लीमाता काटी में कैट, अब इसका इमेज बना के दिखाइए अपने मन में, बनाइए, कुछ बन रहा है इमेज, पिक्चर बन रहा है आपके मन में? नहीं बन रहा होगा। मैंने बोला लैपटॉप, लैपटॉप का तुरंत इमेज आ गया। तो ये समझ रहे हैं मतलब कैसे, वही सेम यही हम चीजें ड्रीम में भी कर सकते हैं। ड्रीम में चीजें कैसे आती है, जो चीजें हमने देखा होता है, परसीव किया होता है, वही चीजें आती हैं। और कभी कभी हाँ, सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स को जो चीजें हैं, अजीब सी वियर्ड चीजें दिखने लगती हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो केमिकल का डिस्टॉर्शन होता है, तो उसके चलते चीजें आती हैं। और वो इमेजिनेशन कर करके ही बनाया होता है, वो इमेजिनेशन कर करके जो मोनालिसा की पेंटिंग है, इस पे सवाल आता है, तो वो इमेजिनेशन करके पास्ट की चीजें से ही प्रभावित होता है। आप कुछ भी ऐसा, आपके जो अपने नॉलेज से बियॉन्ड आप कुछ चीज क्रिएट नहीं कर सकते, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। एसोसिएट करके कुछ हल्का सा नुआंसेस को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए कुछ चीजें एड ऑन कर सकते हो, बट वो एसोसिएशन ही होगा, कुछ जुड़ाव ही होगा, समावेश ही होगा, कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा जो आपने देखा सुना नहीं होगा। हाँ, भले आपके कॉन्सियसनेस में, कॉन्सियस माइंड में वो चीजें ना हो, आप उसके प्रति अवेयर ना हो, बट आपने कहीं ना कहीं उसको सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, जो अब सोते वक्त भी आपका अनकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर होती रहती है। मैं अभी सो रहा हूँ, तो मेरे मन में जो अभी मेरे जहन में जो आवाजें आ रही हैं, वो मुझे इम्पैक्ट करेंगी। वो कभी ना कभी मेरे ड्रीम में आ सकता है, वो कभी ना कभी मैं, हो सकता है मैंने क्या बोल दिया अभी, ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं था,
तो ऐसी भी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप एक बच्ची थी, मतलब अभी मैं खुद ही कर रहा था उसके साथ एक्सपेरिमेंट। तो मैंने, वो सो रही थी बहुत गहरे नींद में, मैंने उसके कान में बोला कि पोकेमॉन पाई, पोकेमॉन पाई, पोकेमॉन पाई। तो मैंने उसे फिर वो, ऐसा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। तो वो पोकेमॉन का सपना देखने लगी अपने ड्रीम में। तो फिर उससे पूछा गया क्या उसका नाम अनमिका है, तो अनमिका से पूछा कि क्या तुमने देखा था सपना, तो बोल रही हाँ मैंने देखा था। मतलब तो ऐसे भी समझ रहे हैं आप, आप सो रहे हो, आप अवेयर नहीं हो, फिर भी वो चीजें, वो पोकेमॉन बहुत देखती है वैसे, तो उसके चलते उसका ड्रीम बन जाता है। तो अनकॉन्शियस तरीके से भी हमारे चीजें में मतलब आके बैठ जाती हैं, और वो भी हमारे ड्रीम को भी इम्पैक्ट कर सकती हैं, ऐसा है। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको, और थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ होगा। Yes, 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 yes. Thank you. थैंक यू। किसी का कोई और सवाल है, किसी को कोई फीडबैक, किसी को कुछ बोलना है, कौशिकी, साक्षी, हिरेन जी, कोई बातचीत करना है अगर टाइम हो आपके पास तो 5 मिनट और। थैंक यू, थैंक यू। और कौन है यहाँ पे? कौशिकी हैं, साक्षी हैं, सुनीता जी तो शायद बिजी हैं, तो इसलिए वो नहीं आ पा रही हैं। कमल, आपको भी कुछ कहना है कि आपने जो ये चीजें सुनी, कुछ फीडबैक देना है आपको? कमल, कैसा लगा आज का क्लास, और क्या सीखने को मिला, क्या पता चला, कुछ भी जो समझ में आया प्लीज बताओ आप। सपनों का क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो कैसे आते हैं, सपने होते क्या हैं? आप भी सीखते चलो ये चीजें, ठीक है? ध्यान दो, एक्टिव लिसनिंग रखो, ठीक है? हम इन जनरल ये बातें कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी जो है ना वो टेंटेटिव अप्रोच होता है, ये हमें ध्यान में रख के बात करनी होगी। इसलिए मैं ओपन टू टेक क्वेश्चन हूँ यहाँ पे। साक्षी, आपको कुछ बोलना है क्या यहाँ पे? साक्षी, हाय, एम आई ऑडिबल? साक्षी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाय, हेलो साक्षी, आवाज आ रही है? ओके, मतलब ये सवाल था मेरा, साक्षी अगर सुन रही है तो। आज की क्लास में मतलब क्या समझ में आया? साइको एनालिसिस वाला जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, और ड्रीम एनालिसिस के बारे में बात किया हमने, कुछ इसके बारे में बोलना है? अच्छा, कोई बात नहीं। कौशिकी, आपको कुछ बोलना है इस पे क्या, और कुछ प्लीज बताइए, अगर कुछ भी मन में है, या फीडबैक एंड ऑल, ओपन ओपन कन्वर्सेशन। कुछ फीडबैक बोलना चाहेंगे इसके बारे में, इफ यू आर विलिंग टू, प्लीज। ओके, ठीक है। हिरेन जी, आपको कुछ बोलना है क्या, और कुछ इस पे? नहीं, मैं आपसे आराम से बात करूंगा, थोड़ा डिटेल में फीडबैक बात करेंगे, तो थोड़ा अभी तो लेट हो गया ना सब कुछ, तो ठीक है, फिर अभी क्लास खत्म ही करते हैं। हाँ। गुड नाइट एवरीवन, और हमारा प्रथा जैसे ट्रेडिशन चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। वी आर साइकोलॉजी बोलना है कौशिकी, क्योंकि ये हमारा सेंस ऑफ इंटीग्रिटी वाली फीलिंग आती है, और ऐसा होता भी है, तो इसको नॉट टेकिंग फॉर ग्रांटेड हम चीज़ों को बोलेंगे ऐसा, जस्ट एज अ रिक्वेस्ट। तो 3, 2, 1, वी वी आर आर साइकोलॉजी। We are psychology. थैंक यू वेरी मच। Psychology. गुड नाइट, गुड बाय नाइट। बाय, साइनिंग ऑफ।